और साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट पर। इस वीडियो में हम जून 2021 माह के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और ये हमारे जो इस चैनल पर बहुत दिन बाद ये वीडियो आ रहा है। तो देखिए, जून 2021 और इसके बाद हम मई 2021 की भी चर्चा कर देंगे। फिर घटना सार की जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है उसको हम जल्दी से 1, 2 या 3 वीडियो में पूरी घटना सार को यहाँ पे कवर कर देंगे, जो अर्धवार्षिकी घटना सार है। ठीक है साथियों, तो आइए जून 2021 माह के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। चलिए, पहली न्यूज़ देखिए, चर्चित व्यक्ति से संबंधित पहली न्यूज़ है। तो इब्राहिम राइसी जो है वे ईरान के जो है 8वें राष्ट्रपति बने हैं। तो ईरान के जो है राष्ट्रपति कौन बने हैं? इब्राहिम राइसी। ठीक है, दूसरा न्यूज़ देखते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी से संबंधित ये न्यूज़ है। तो 11 जून को इनकी जयंती मनाई गई थी और ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है 75वां, ये 15 अगस्त को 75वीं स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, इसके अवसर पर एक जो है जयंती बनाई गई है इनकी। ठीक है, और इनका जन्म, अब इनके संबंध में जो भी फैक्ट हैं वो हमें याद होने चाहिए। अब इनका जन्म स्थान कहाँ पे है? तो शाहजहांपुर, यूपी में शाहजहांपुर। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था 1924 में। 1918 में मैनपुरी में जो षड्यंत्र हुआ था उससे ये संबंधित थे। काकोरी कांड, जिसका नाम अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में ही बदला है, तो उसका क्या नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी रखा है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। 1925 में काकोरी कांड से भी संबंधित थे। फिर इनको फांसी कहाँ दी गई? तो गोरखपुर जेल में इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, गोरखपुर जेल में किसको फांसी दी गई है? रामप्रसाद बिस्मिल जी को। अगली न्यूज़ है अरुण कुमार मिश्रा जो है ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो है NHRC के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और ये जो है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक्ट 1993 के अंतर्गत गठित हुआ है। ठीक है, इनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा उतना रहेगा। ठीक है, और रंगनाथ मिश्रा जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्रा, और अभी कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है रेबेका गिन स्पैन कौन है? रेबेका गिन स्पैन ये अंकटाड के महासचिव नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अंकटाड के महासचिव नियुक्त हुई हैं। ये कोस्टिरिका की रहने वाली हैं। ठीक है, और पहली महिला और मध्य अमेरिकी हैं। और अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। अंकटाड की जो है स्थापना 1964 में की गई थी। ये अंतर सरकारी निकाय है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? UN सचिवालय का हिस्सा है जो व्यापार, निवेश और विकास संबंधी मुद्दे से संबंधित है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। देखिए, ये न्यूज़ क्या है? अब्दुल सईद जो है वो 76वें जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है जो 2021-22 में आयोजित होगी न्यूयॉर्क में, उसके जो है अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और ये मालदीव के क्या हैं? विदेश मंत्री हैं। तो जो है मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल सईद जी को 76वें जो है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। एंटोनियो गुटरेस जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के सचिव नियुक्त किए गए हैं दूसरे कार्यकाल के लिए। ठीक है, इसके पहले भी यही थे। अब 2022 से 2026 के लिए भी एंटोनियो गुटरेस जो है महासभा के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है सत्या नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं वो चेयरमैन भी बन गए हैं। ठीक है, और इनकी एक बुक है हिट रिफ्रेश। ये बुक को नाम हमें याद रखना है। हिट रिफ्रेश किनकी बुक है? किसने लिखा है? तो सत्या नडेला ने लिखा है। रणजीत सिंह दिसाले जो है ये काफ़ी चर्चित थे। इन्हें अभी हाल में ही शिक्षण के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य किया है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। तो ये जो है महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के प्राथमिक शिक्षक हैं, जिन्हें विश्व बैंक समूह के तौर पर शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो विश्व बैंक समूह में शिक्षा सलाहकार ने नियुक्त किया गया है रणजीत सिंह दिसाले को। ठीक है, फिर कुलदीप सिंह क्या बने हैं? कुलदीप सिंह जो है CRPF के महानिदेशक बने गए हैं। ठीक है, अगला न्यूज़ है 10वीं न्यूज़। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ जो है ये WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के 149वें सत्र के दौरान केन्या को 1 वर्ष का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये कहाँ के हैं? केन्या के हैं, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। और निधन किनका जून 2021 में हुआ है वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिल्खा सिंह, सबसे पहले जो बड़ी न्यूज़ है मिल्खा सिंह है, जो महान एथलीट थे मिल्खा सिंह भारत के, जिन्हें फ्लाइंग सिख भी कहा जाता था। इनका कोरोना के कारण
निधन हो गया और 91 वर्ष के ये थे। तो यूपीपीसीएस कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, और उसमें ये भी डाल देता है कि ये 91 वर्ष के थे या 92 वर्ष के थे, ऐसे कुछ करके डाल देता है। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा इनके बारे में जानना चाहिए। फिर ये पहले एथलीट थे जो कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक दिलवाया था। पहले एथलीट कौन थे? मिल्खा सिंह जी थे, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम जो होता है उसमें भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। अब इनकी जो पुस्तक है, देखिए, द रेस ऑफ माई लाइफ, ये पुस्तक है इनकी। ठीक है, इसको भी याद रखना है। द रेस ऑफ माई लाइफ मतलब इनकी बायोग्राफी है। ठीक है, और 4 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड है इनका। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है अनिरुद्ध जगन्नाथ ये काफ़ी चर्चा में रहते थे। मॉरिशस के पूर्व पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, जिनका निधन अभी जून माह में हो गया है। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नंदन बोरा जो है आसाम के साहित्यकार थे। ठीक है, इनका भी निधन हुआ है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर रमेशन नागर जो हैं ये मलयालम कवि और गीतकार थे। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अब पुरस्कार से संबंधित घटनाएं देखते हैं जो जून माह की इंपॉर्टेंट थी। तो पुरस्कार में देखिए, ये पहला पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 ये मिला है डेविड डिओप को। डेविड डिओप जो कि फ्रांस के हैं। ठीक है, और फ्रांस के पहले लेखक हैं जिनको जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो किनको मिला है? डेविड डिओप को। और इनकी बुक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए डेविड डिओप को, जो फ्रांस के हैं, पहले लेखक हैं ये फ्रांस के, जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब पुलित्जर पुरस्कार 2021 मेघा राजगोपालन। ठीक है, मेघा राजगोपालन जो भारतीय मूल की पत्रकार हैं, इनको जो है बीच फील्ड न्यूज अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने किया क्या था कि चीन का अशांत सिंजियांग प्रांत है, वहाँ पर सैकड़ों हजारों मुसलमान थे, उनको हिरासत में लेने की घटना को उजागर किया था। फिर दूसरी न्यूज़ जो है नील बेदी हैं। नील बेदी ये टैंपा बे टाइम्स के लिए काम करते हैं और ये स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए इनको मिला है। ठीक है, 2 भारतीय मूल के पत्रकार हैं, नील बेदी जी और मेघा राजगोपालन। इनको जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये याद रखना है 2021 के लिए। अब अगले न्यूज़ देखते हैं। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 ये UNCCD द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और ये दिया किसको गया है? फैमिलियन फॉरेस्ट्री के लिए राजस्थान पर्यावरण संरक्षण संगठन को। और अर्थ जो फैमिलियर फॉरेस्ट्री होती है, इसका अर्थ होता है पारिवारिक वानिकी। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। यूरोपियन इन्वेस्टर अवार्ड 2021 ये मिला है सुमित्रा मित्रा को, जो कि रसायन शास्त्री हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी अवार्ड 2021 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। महालोनोविस की जयंती, जो महान जो है स्टैटिकल सांख्यिकीविद थे, उनके याद में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये मिला है जो राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार है, ये मिला है डॉक्टर R.B. वर्मन को आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अब जो सम्मेलन और युद्धाभ्यास है उससे संबंधित न्यूज़ है। देखिए, पहला एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान जो शुरू किया है BRO द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, और दूसरी न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। पैसेज अभ्यास जो है भारतीय नौसेना और वायुसेना के बीच हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है। ठीक है, अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। इनोवो4 अभ्यास पहला भारतीय नौसेना यूरोपीय संघ का नौसैनिक अभ्यास है ये। ठीक है, पहला भारतीय नौसेना और यूरोपीय सेना नौसैनिक का इनोवो4। ठीक है, इनोवो4 जो है ये अदन की खाड़ी में आयोजित किया गया था। अब 47वां G7 सम्मेलन जो है
कार्बिसवे जो कि कॉर्नवाल शहर में है ब्रिटेन के, वहाँ पे आयोजित किया गया था। कहाँ? कौन सा? 47वां G7 सम्मेलन। और इसमें मेन जो है B3W बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड, आगे ये देखेंगे क्या है, इससे संबंधित एक समझौते पे चर्चा हुई थी। अब देखते हैं कौन कौन सा ऐप जो जून माह में लॉन्च हुआ है। एक है IT80 द्वार। IT80 द्वार साफ साफ नाम से ही समझ में आ रहा है कि IT ई फाइलिंग पोर्टल है। ये जो इनकम टैक्स है उसके ई फाइलिंग पोर्टल से संबंधित है। इंडिया AI क्या है? राष्ट्रीय AI पोर्टल है जिसका पहला वार्षिकोत्सव मनाया गया है। ठीक है साथियों। संस्कृति से देखते हैं झंडा महोत्सव, झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह 1923 में जबलपुर और नागपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है। देश भर में जगह जगह पर झंडा जो है इसमें फहराया गया था। आज़ादी के 75वीं वर्ष में पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है इसी उपलक्ष्य में। ठीक है। चलिए साथियों अगली न्यूज़ को बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र, ये कहाँ बनाया गया है? राष्ट्रपति जी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया लखनऊ में। ठीक है। लखनऊ ऐशबाग ईदगाह में। तो भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे इसका जो है अभी शुभारंभ किया गया है? तो लखनऊ में। ठीक है साथियों। चलिए विविध देखते हैं जो न्यूज़ महत्वपूर्ण है। आईएनएस संघायक क्या है? आईएनएस संघायक पहला स्वदेशी डिजाइन एवं निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है। ठीक है। पहला क्या है? एक मिनट। हाँ साथियों देखिए, ये पहला स्वदेशी में डिजाइन और निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म। साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन जारी की गई है और ये हेल्पलाइन है 155-260 इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा इसको जारी किया गया है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। ALH-MK3 क्या है? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है जिसे HAL ने विकसित किया है। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। टाइकोनॉमी क्या है? प्रधानमंत्री द्वारा खिलौने और गेमिंग के आर्थिक पहलुओं पर बल देने के लिए टाइकोनॉमी शब्द का उपयोग किया गया है। और भारत में जो है 80% खिलौना आयात किया जाता है। जो वैश्विक खिलौना व्यापार है उसका केवल 1.5% ही भारत जो है व्यापार में हिस्सा लेता है। ठीक है। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। 5वीं न्यूज़। लोथल जो गुजरात में है और हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था, उसमें पहला जो है समुद्री विरासत परिसर, भारत का फर्स्ट समुद्री विरासत परिसर कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? लोथल गुजरात में। छठा देखते हैं बयान ये जम्मू कश्मीर का एक गांव है, बांदीपोरा जिले का जम्मू कश्मीर का एक गांव है बयान, जो भारत का पहला गांव बना है जो 100% बैक्स आबादी टीका, जो इसकी आबादी है 100%, जो इसकी आबादी है उसका सभी व्यक्तियों को जो है बैक्स व्यक्तियों को टीकाकरण कर दिया गया है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तिलोत्तमा सोम ये भारत की हैं और यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित की गई हैं। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन ये NTPC द्वारा कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य से जो है आयोजित किया गया था। चलिए अब पुस्तकें देखते हैं जो जून माह की महत्वपूर्ण थी। योगा सचित्र ये लिखा है धर्मवीर सिंह महोदा ने। ठीक है। स्टार गेजिंग द प्लेयर ऑफ माई लाइफ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको रवि शास्त्री जी ने लिखा है और ऐसे टाइप के जो है घटनाएं पूछी जाती हैं। चलिए अब दिवस देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण था। 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। ठीक है। तो वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया? 1 जून को। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर केंद्रित विषय, पुनर्चिंतन, पुनर्सृजन और पुनर्स्थापना। ठीक है। 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सेफ फूड फॉर द हेल्दी टुमारो। और 8 जून को मनाया गया जो है विश्व महासागर दिवस। इसकी थीम थी द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड।
12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। इसकी थीम थी एक्ट नाउ इंड चाइल्ड लेबर। 17 जून को मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। इसकी थीम थी रिस्टोर लैंड रिकवरी। 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी गिव ब्लड कीप वर्ल्ड बीटिंग। ठीक है, गिव ब्लड कीप वर्ल्ड बीटिंग। 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस, जिसकी थीम है टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। 21 जून जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम थी योगा फॉर द वेल बीइंग। योगा फॉर द वेल बीइंग। तो 21 जून को जो है योग दिवस मनाया गया था। 23 जून इस बार चूँकि ओलंपिक आयोजित किया गया है पेरिस में, जो कि 2020 में होना था, लेकिन कोविड के कारण टाल के 2021 में उसको आयोजित किया गया है। तो 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। और इसकी थीम थी स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ठीक है, स्ट्रॉन्गर टुगेदर थीम थी विश्व जो है ओलंपिक दिवस की। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया था और इसकी थीम थी SDG 2 भुखमरी समाप्ति। ठीक है, अब ये क्वेश्चन RO 2016 का जो पुनः परीक्षा हुई थी उसके फिल्म्स में आया था, इसकी थीम पूछा गया था। ठीक है साथियों, तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो थीम जो है आपको जरूर जो है ध्यान में रखना होगा। अब राज्यों से जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं वो देखते हैं। तो आइए यूपी से शुरू करते हैं। अशफाक सैफी, देखिए अशफाक सैफी जो है उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अशफाक सैफी को 3 वर्ष के लिए। ठीक है, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट में यूपी को पहला स्थान मिला है और आगरा जो है स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी में पहला स्थान प्राप्त हुई है। ठीक है, भारत जो यूपी के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी में नामित किया गया। 10 शहर यूपी के 10 शहर हैं जिनको स्मार्ट सिटी में शामिल है केंद्र सरकार की योजना में। तो उसमें कौन कौन से हैं? लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, ये पूछ सकता है, तो ये पूछा भी है पहले। ठीक है, वाराणसी भी है। 2020 PCS के फिल्म्स में पूछा था कि उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को जो है उसमें स्मार्ट सिटी शहर के अंतर्गत रखा गया है, सिटी मिशन के अंतर्गत रखा गया है। तो 10 हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, झांसी, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद। देखिए इसमें गाजियाबाद नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। गाजियाबाद, ठीक है, नोएडा, ऐसे शहर इसमें नहीं है, ना तो गोरखपुर है इसमें। तो वो अब अगला क्वेश्चन जो पूछेगा उसमें ऑप्शन दे देगा कि कौन सा इसमें नहीं है, और 3 इनमें दे देगा, 1 गोरखपुर, गाजियाबाद, ऐसे कुछ दे देगा। तो यहाँ आपको समझ लेना है। अब चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। राष्ट्रपति की चर्चित रेल यात्रा। देखिए राष्ट्रपति जी की, जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इनकी जो है चर्चित रेल यात्रा थी और ये महाराजा एक्सप्रेस से कानपुर आए थे। ठीक है, अपने पैतृक गाँव, कानपुर में इनका पैतृक गाँव है, परोक है इनका पैतृक गांव, वहाँ गए थे। फिर वहाँ से ये लखनऊ गए थे। ठीक है, और 2006 के बाद जो रेलगाड़ी में चलने वाले ये जो है राष्ट्रपति हैं कलाम जी के बाद। ठीक है, कलाम जी 2006 में चले थे। फिर एक कानपुर में क्या हुआ है, आइए देखते हैं। कानपुर में जो है कोवैक्सीन जो है उसका पीडियाट्रिक ट्रायल, स्वदेशी वैक्सीन है, उसका पीडियाट्रिक ट्रायल शुरू किया गया है। अब रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है वाराणसी में। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर है भाई। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। ऐसा क्वेश्चन यूपी PCS या जो उत्तर प्रदेश की परीक्षा है उसमें पूछा जाता है। तो रुद्राक्ष क्या है? देश की सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। कहाँ पे? ये वाराणसी में बनाया जा रहा है और भारत और जापान इसके साथ सहयोग कर रहा है। तो कहाँ पे बन रहा है रुद्राक्ष? ये बन रहा है देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, मेरा गांव स्वच्छ गांव अभियान ये चलाया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ये इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि सामुदायिक ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए मेरा गांव स्वच्छ गांव अभियान शुरू किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर विधि नायक जो कथक डांसर हैं, इनको डीलिट की उपाधि दी गई है और भारत की पहली महिला हैं जो कथक में डीलिट की उपाधि प्राप्त की हैं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, जो 2019-20 परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को ग्रेड A में शामिल किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश भाषा सम्मान 2020। ठीक है, उत्तर प्रदेश भाषा सम्मान 2020। तो इसमें देखिए पंकज प्रसून, अमित कुमार भारती, ठीक है, और मुरारी लाल अग्रवाल, अमित कुमार मल्ल,
इन और डॉक्टर उन्नत बहादुर जो है इनको जो है सम्मानित किया गया है। अब देखिए कुछ आयोग हैं उसके अध्यक्ष बने हैं। अल्पसंख्यक आयोग का हमने देख ही लिया था पीछे, ठीक है। अल्पसंख्यक आयोग का आपने देखा था कि कौन बने थे, अल्पसंख्यक आयोग के अशफाक सैफी बने थे, ठीक है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अशफाक सैफी बने हैं। अब देखिए बालकृष्ण नारायण जो है वो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। और डॉक्टर राम बाबू हरित जो है यूपी SC/ST आयोग के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। यूपी SC/ST आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, राम बाबू हरित। और जसवंत सैनी जो है ये उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हैं। देखिए अब यहीं हम बता देते हैं आपको, अल्पसंख्यक आयोग के जो है कौन बन गए हैं, आपके अशफाक साहब बने हैं। फिर मानवाधिकार यूपी मानवाधिकार आयोग के बालकृष्ण नारायण बने हैं। और यूपी SC/ST के कौन बने हैं, राम बाबू हरित बने हैं। यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग के कौन बने हैं, जसवंत सैनी बने हैं, ठीक है। और यूपी PCS के अध्यक्ष कौन बने हैं, संजय श्रीनेत बने हैं, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। और मुकुल गोयल जो है वो जो पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट अडल्ट लाइन क्या है, वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य सहित अन्य समस्याओं को समाधान करने के लिए प्रोजेक्ट अडल्ट लाइन शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अब नोएडा में स्टार्टअप का उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जाएगा। नोएडा में स्टार्टअप का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे स्टार्टअप का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो नोएडा में। गोरखपुर में 3 ऑक्सीजन के प्लांट लगेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के प्लांट कहाँ लग रहे हैं, गोरखपुर में 3। कानपुर में मेगा लेदर फुटवेयर क्लस्टर जो है बनाया जा रहा है, ठीक है। लखनऊ में पहला बेलोड्रोम क्या होता है कि साइकिल रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रैक जो है वो बनाया जा रहा है, कहाँ पे, लखनऊ में, ठीक है। बनारस में पहला स्काई वॉक करने के लिए स्काई वॉक सेंटर बनाया जा रहा है, कहाँ पे, बनारस में, ठीक। ललितपुर में चंदेल कालीन नंदी की मूर्ति निकली है। तो ललितपुर में क्या निकला है, चंदेल कालीन नंदी की मूर्ति। और ललितपुर में ही यूरेनियम और तांबा खनिज X प्राप्त किए जाते हैं। अब अर्जुन सहायक परियोजना जो कि धसान नदी में है, महोबा में स्थित है ये, ठीक है। लहुचरा बांध भी यहीं पे है, ठीक है। तो उससे संबंधित है। लखनऊ में मधुमेह केंद्र भी बनाया जा रहा है, ठीक है साथियों। चलिए अब अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अब अन्य लद्दाख में क्या किया जा रहा है, यूनिटैब योजना शुरू की गई है जो छात्रों को लेह में कंप्यूटर का वितरण किया जाएगा। स्थानीय निवासियों हेतु आरक्षित जो है लद्दाख के लोगों के लिए स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित अधीनस्थ नौकरियां कर दी गई हैं। हरियाणा में क्या किया गया है, कोविड के दौरान रहने योग्य सबसे उपयुक्त शहर का बन गया है हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा जो है कोविड के दौरान सबसे रहने योग्य शहर जो है, ये देखते हैं हरियाणा का गुरुग्राम तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे बेंगलुरु है, दूसरे मुंबई है, तीसरे पे गुरुग्राम है। तो कोविड के दौरान रहने योग्य सबसे उपयुक्त शहर कौन सा है, तो बेंगलुरु है। और दूसरे नंबर पे क्या है, मुंबई है। और तीसरे पे क्या है, गुरुग्राम है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीवन योजना, ये हरियाणा सरकार की एक योजना है, 5 जून को उसको लॉन्च किया गया था। प्राण वायु देवता पेंशन योजना, ये भी हरियाणा सरकार की योजना है। मध्य प्रदेश सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं शुरू की हैं, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, इसके अंतर्गत कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान शुरू किया गया है। सीएम राइज स्कूल योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना कृषि बिजली उपभोक्ता को बड़ी राहत देने के लिए ये किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू की जा रही है। महाराष्ट्र में धरोहर वृक्ष बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और बिहार में सीएम उद्यमी योजना, युवाओं और महिलाओं के लिए सीएम उद्यमी योजना शुरू की गई है। केरल में स्मार्ट किचन योजना का शुरुआत किया गया है। तो स्मार्ट किचन योजना का कहाँ शुरुआत किया गया है, केरल में। दिल्ली में एक नई योजना चली है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान। देखिए कितना बढ़िया अभियान है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान, कहाँ शुरू की गई है, दिल्ली में, ठीक है। ओडिशा में आशीर्वाद योजना शुरू की गई है। सभी बच्चों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए आशीर्वाद योजना कहाँ शुरू की गई है, ओडिशा में। चलिए खेल से संबंधित देखते हैं न्यूज़ जो जून 2021 माह में महत्वपूर्ण थी। देखिए आईसीसी का
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खेला गया था, ठीक है, 2021 में। ये साउथहैम्पटन में, इंग्लैंड साउथहैम्पटन में खेला गया था, एजेस बाउल स्टेडियम में, ठीक है। और ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच आयोजित किया गया था फाइनल मैच, जिसमें न्यूजीलैंड की विजय हुई थी, भारत मैच को हार गया था। और मैन ऑफ द मैच हुए थे इसके काइल जेमिसन, ठीक है। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, ठीक है। अब इंग्लैंड में है, तो अगर ये हमें याद रखना है कि क्योंकि ना तो भारत में हुआ है ना न्यूजीलैंड में हुआ है, ठीक है, और दोनों फाइनल में थे, इंग्लैंड फाइनल में नहीं था, ठीक। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में बीनू माकड़ समेत 10 दिग्गजों को शामिल किया गया है। तो भारत के किस खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो बीनू माकड़ जी को। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन 2021 जो है, ये नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीत लिया है। इन्होंने हराया किसको है? स्टेफानीस सितसिपास को, जो कि ग्रीस के हैं, उनको हरा दिया है। और नोवाक जोकोविच ने सेमीफाइनल में जो फ्रेंच ओपन के धुरंधर कह सकते हैं आप, या महारथी कह सकते हैं, 9 बार के विजेता जो है राफेल नडाल को हरा दिया था, ठीक है। और इसके साथ ही ये 19वां, सॉरी यहाँ 20वां लिख दिया गया है, 19वां जो है इन्होंने वो जीता है, ठीक है। ग्रैंड स्लैम जो होते हैं, जो 4 ओपन होते हैं, उन्हीं को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। तो 19वां ग्रैंड स्लैम जीता है। और इन्होंने, ये जो नोवाक जोकोविच हैं सर्बिया के, इन्होंने अभी 20वां भी जीत लिया है, विंबलडन भी जीत लिया है इन्होंने, तो 20वां ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। अब टोटल जो है, जो फेडरर हैं, ठीक है, रोजर फेडरर हो गए, राफेल नडाल हो गए और नोवाक जोकोविच, तीनों जो है 20-20 जो है ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, ठीक है। और महिला में कौन जीता है? महिला में जीती हैं बारबोरा फ्रेंसिकोवा, चेक गणराज्य की बारबोरा फ्रेंसिकोना ने जीत लिया है। इन्होंने हराया किसको है? रूस की अनास्तासिया पावलुचेन को, ठीक है। अनास्तासिया, आपको नाम कैसे भी करके दिमाग में कहीं से बैठा लीजिए कि कभी कोई पूछ लेता है कि किस महिला खिलाड़ी को हरा के जो है बारबोसा फ्रेंसिकोवा ने जो है फ्रेंच ओपन जीता, तो तब आपको ये नाम इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और देश भी पूछ लेता है वो, तो देश भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये रूस की थी, ये चेक गणराज्य की थी, ठीक। चलिए अब अगली न्यूज़ देखते हैं। सुनील छेत्री, जो कि भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, इन्होंने एक महान उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने 74 गोल टोटल ये अंतर्राष्ट्रीय गोल कर चुके हैं, और सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दूसरे सक्रिय खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। पहले नंबर पे रोनाल्डो है, जो कि 100 से ज़्यादा गोल मार चुके हैं। दूसरे नंबर पे मेसी थे, जो 73 या 72 गोल मारे थे, उनको इन्होंने पार कर लिया है, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ को बढ़ते हैं। लॉरेंस हावर्ड ये न्यूजीलैंड के भारोत्तोलक हैं, जो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी हो जाएंगी। तो पहला ट्रांसजेंडर या पहली महिला, ऐसा कुछ होता है, तो पहला पुरुष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी परीक्षाओं के लिए। तो ये न्यूजीलैंड की भारोत्तोलन है, इसलिए थोड़ा सा मतलब कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, लॉरेंस हावर्ड, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। पीआईबी से संबंधित कुछ न्यूज है। यूएनएससी में कुछ अस्थायी सदस्यों को चुना गया है, 5 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अल्बानिया है, देखिए अल्बानिया है, ब्राज़ील है, गैबन है, घाना है, यूएई है, ठीक है। तो इन सब देशों की एक बार स्थिति आप राजधानी इनकी देख लीजिएगा। चलिए अब सेज कार्यक्रम क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सेज कार्यक्रम जारी किया गया है, शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत स्टार्टअप के जरिए बुजुर्गों की देखभाल की जाएगी। स्टार्टअप के जरिए बुजुर्गों की देखभाल किस योजना के कार्यक्रम के अंतर्गत की जाएगी? तो वह है सेज कार्यक्रम, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। यम मतलब मोबाइल योगा ऐप जो है WHO द्वारा कई वीडियो इसमें लॉन्च किए गए हैं। तो ये इसमें जो है योगा की वीडियोज़ हैं, इससे संबंधित ये ऐप है। जल जीवन मिशन 2022 तक नल से पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया था। साजी एनएम जो है पालतू प्रजातियों के संरक्षण के लिए जो है विशेष कार्यक्रम, इन्होंने विशेष योगदान दिया गया है, इसलिए केरल का ट्यूबर मैन भी इन्हें कहा जाता है। केरल का ट्यूबर मैन साजी एमन को कहा जाता है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय न्यूज़ से देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ महत्वपूर्ण है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, ठीक है। QS
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में लगातार 10वें वर्ष जो है MIT, जो अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो शीर्ष पर रहा। और भारत के 1000 विश्वविद्यालयों में से भारत के 22 विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत 1000 के अंतर्गत आए थे, और 3 विश्व संस्थान तो जो टॉप 200 के अंतर्गत आए थे। और सबसे 117वां रैंक मतलब 117th रैंक IIT बॉम्बे को मिला था। ठीक है साथियों, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020, ये केंद्रीय, अब देखिए ये कौन जारी करता है, नीति आयोग नहीं कर रहा है। ठीक है, यहीं पे समझना है कि नीति आयोग द्वारा ये जारी नहीं किया जा रहा है स्मार्ट सिटी अवार्ड। ये केंद्रीय आवास शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जा रहा है। इसमें पहला स्थान उत्तर प्रदेश को है, दूसरा MP को है, और कोविड इनोवेशन के लिए ये पुरस्कार बनारस को दिया गया है, UP। ठीक है, तीसरी न्यूज़ देखिए, SDG जो SDG है, SDG इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड 2020-21। अब इसको कौन जारी कर रहा है, नीति आयोग, और तीसरा एडिशन था ये। इसमें केरल टॉप पे रहा है, सबसे लास्ट में बिहार रहा है। और SDG 7वीं में जो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन करने के लिए जो है मेनली ये फोकस किया गया है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए टीकाकरण महाअभियान शुरू किया गया था 21 जून 2021 को। टीकाकरण महाअभियान के खास मतलब टीकाकरण महाअभियान जो है 21 जून 2021 को मनाया गया था। 21 जून को क्या होता है, विश्व योगा दिवस होता है, विश्व योगा दिवस। इस दिन देखिए 86,16,373 लोगों ने टीका लगाया, और सबसे ज़्यादा टीके लगाने का रिकॉर्ड किसने सबसे ज़्यादा टीके MP में लगाए गए, और UP में 6.74 लाख लोगों ने टीका लगाया। UP में 3rd नंबर पर था UP। KK वेणुगोपाल देश के महान्यायवादी या शीर्ष कानून अधिकारी थे, जो ये होते हैं KK वेणुगोपाल देश के महान्यायवादी नियुक्त किए गए हैं, और इन्हें शीर्ष कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है, और ये आर्टिकल 76(1) में है। ठीक है, इनकी नियुक्ति आर्टिकल 76(1) में है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इनकी योग्यता क्या होती है, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के समय जो योग्यता होती है वही इनकी भी योग्यता है, अर्थात भारत के नागरिक हों, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश में 5 वर्षों का अनुभव हो, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष का अनुभव हो, और हाई कोर्ट के में जो है 10 वर्ष की वकालत की हो, और प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो। ठीक है, छठा न्यूज़ देखते हैं। PM आवास योजना शहरी 2022 में सभी पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराना, जिसकी जो है महिला इसमें जो है मुखिया होंगी। 2015 से शुरू किया गया है। आवास और शहरी विकास शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। ठीक है, हाउसिंग फॉर ऑल के अंतर्गत ये शुरू किया गया है। अगली न्यूज़ देखते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, ये खास सुरक्षा मिशन अधिनियम 2014 के अंतर्गत जो पात्र राशन कार्ड धारक हैं उनको जो है किसी भी सार्वजनिक वितरण केंद्र से सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अब ये देश के आप कहीं भी अगर आपके पास जो है वो कार्ड है जो है राशन जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दिया जाता है, तो आप कहीं से भी अंगूठा लगा के अपना जो है सब्सिडी जो राशन मिलता है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है गरीब प्रवासी श्रमिक देश के किसी भी राशन की दुकान से रियायती चावल या गेहूं खरीद सकते हैं। जून 2020 से राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी के तहत राशन की दुकानों से ये उपलब्ध कराया जा रहा है। तुलु भाषा, देखिए तुलु भाषा जो है कर्नाटक और केरल की भाषा है, एक द्रविड़ भाषा है। ठीक है, और इसको जो है 92वें संविधान संशोधन द्वारा BDMS, ठीक है, इसके अंतर्गत द्वारा 22 जो अनुसूची 8वीं अनुसूची है उसमें जो है ये इसको जगह दी गई है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है इसकी स्थापना 2007 को की गई है। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब संवैधानिक निकाय है, एक संसद द्वारा कानून बना के पारित किया गया है, और 2005 में इसके संबंधित एक एक्ट था उसके द्वारा किया गया है। और इसका काम क्या है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसमें बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा से शिकायती जांच, पॉस्को एक्ट 2012 के क्रियान्वयन पर निगरानी करने का कार्य है। ठीक है, अब अगला देखते हैं संस्था क्या है। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा जिसे बोलते हैं। ठीक है, कारा, इसकी स्थापना
1990 में की गई है, ठीक है, इसकी स्थापना 1990 में की गई है। ये वुमेन चाइल्ड एंड फैमिली वेलफेयर जो है डेवलपमेंट वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा के अंतर्गत ये स्वायत्त और वैधानिक निकाय है, ठीक है। इसका काम क्या है कि भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए नोडल निकाय के रूप में ये काम करती है, चाहे देश के भीतर या देश के बाहर। चलिए अगली न्यूज़ की ओर। राष्ट्रीय महिला आयोग की का गठन जो है कब की स्थापना कब की गई है? 1992 में, ठीक है। अब 10वीं न्यूज़ देखते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम ये जनवरी 2018 से शुरू किया गया है और देश के कुछ अविकसित जिलों को शीघ्र ही प्रभावी ढंग से बदलने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन पर के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। कुछ अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण थे जो है 2021 में अनुच्छेद 105 संसद के दोनों सदनों की उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार। तो क्या था इसमें कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और समितियों के सदस्यों की विशेषाधिकार और शक्तियां था। सामूहिक और व्यक्तिगत विशेषाधिकार। अनुच्छेद 82 में क्या था? संसद द्वारा प्रत्येक जनगणना के बाद कानून द्वारा परसीमन अधिनियम लागू किया जाएगा, ठीक है। और अभी तक भारत में 4 बार परसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। कब 1952 में, 1963 में, 1993 में, 2002 में। और परसीमन आयोग द्वारा जो सिफारिशें की जाती हैं इसको जो है कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया सकता है और संसद द्वारा भी इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। संसद भी इसमें फेर बदलाव नहीं कर सकती है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर देखते हैं। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, इसको नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत 112 जो आकांक्षी जिले हैं उनको बिना लक्षण वाले जो कोविड-19 रोगियों को की संख्या को घटाने के लिए देखभाल के संबंधित सहायता प्रदान करेंगे। चलिए आर्थिक न्यूज़ देखते हैं। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन RDSO देश का पहला मानक विकास संगठन जो है स्थापित किया गया है। रेलवे RDSO की मान्यता 3 साल के लिए वैध है, ठीक है। अब देखते हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो जो BSI है ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत इसका जो है गठन किया गया है। भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है भारतीय मानक ब्यूरो और 1986 में इसकी स्थापना की गई है। अब देखते हैं अगली न्यूज़। फसल बीमा जागरूकता अभियान ये 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में जो है मनाया जाएगा और फसल बीमा सप्ताह आज़ादी के 75वीं आज़ादी के अमृत महोत्सव पर यह आयोजित किया जा रहा है। फसल बीमा योजना क्या है ये समझते हैं। ये 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। इसमें खरीफ फसलों में 2%, रबी फसलों में 1.5% और वाणिज्यिक फसलों में 5% का जो है प्रीमियम की दर से प्रीमियम देना होता है। केंद्र राज्य दोनों इसमें जो है सहभागी होते हैं। फसल ऋण या KCC के तहत ऋण लेने वालों के लिए अनिवार्य होता है। अगर फसल ऋण किसी ने लिया है ये क्वेश्चन पूछ सकता है और सभी के लिए ऐच्छिक होता है। ये कह देगा कि सभी किसानों के लिए ये अनिवार्य होता है या सभी के लिए ऐच्छिक होता है, तो वहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। किसके लिए अनिवार्य है? केवल ये जो फसल ऋण लिया है और KCC लिया है उसके लिए फसल बीमा योजना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन और जो किसान हैं उनके लिए ये ऐच्छिक है, ठीक है साथियों। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट दर ये 15% का दर एक लगाने की बात की गई है और ये G7 देशों की जो 47 शिखर सम्मेलन हुआ था कॉर्नवाल काविस्बे में यूनाइटेड किंगडम के, तो वहाँ पे ये निकल के आया है वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट दर। यह कोई देश उन कंपनियों पर एक न्यूनतम कर लगा पाए जो कम कर क्षेत्राधिकार में अपनी आय कम दिखाकर करों से बचते हैं। ये ऐसी कंपनियों के लिए है जो अपने क्षेत्राधिकार में आय को कम दिखाकर करों से बच जाते हैं, तो उनके लिए ये कर लाया गया है जो है वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर, ठीक है साथियों। G7 जो है क्या है, अब देख लेते हैं। G7 अंतर सरकारी संगठन जो है क्या है? G7 अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। यह वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति, सामान्य हितों के मुद्दे पर चर्चा करता है। इसके सदस्य देश देखिए 7 सदस्य हैं, इसलिए G7 बना हुआ है। USA है, UK है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है,
इटली है, जापान है, ठीक है। अब देखिए चीन नहीं है, भारत भी नहीं है इसका सदस्य, ठीक है। और जो जीडीपी है, वैश्विक जीडीपी है, उसका 46% समाहित किया है G7 देशों ने, ठीक है। अब अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है जो 31वां नाटो शिखर सम्मेलन हुआ है 2021। नाटो का फुल फॉर्म है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ है और नाटो के जो है 30 यूरोपीय सदस्य हैं, ठीक है, जिसमें उत्तरी अमेरिका देशों के अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। ये क्या है? अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है जो वाशिंगटन संधि के अंतर्गत स्थापित किया गया है 4 अप्रैल 1949 के अंतर्गत 1949 में। इसका हेडक्वार्टर मांश यहाँ पे है, बेल्जियम में है, ठीक है साथियों। अब देखिए ये जो है जून माह का करंट अफेयर्स है। इसके बाद मैं जुलाई और मई ये दोनों माह का करंट अफेयर्स बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाला हूँ। और जो है घटनासार का भी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे न्यूज़ है, तो पहले ऐसे एक लेक्चर में राष्ट्रीय, दूसरे में अंतर्राष्ट्रीय, फिर यूपी विशेष, ऐसे करके मैं उसको भी जो अर्धवार्षिक है कवर कर दूंगा अभी कुछ दिनों में, ठीक है साथियों। तो इसके साथ ही धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट जरूर करिएगा, बहुत दिनों बाद मिले हैं हम लोग, तो अपना हालचाल जरूर बताइएगा। धन्यवाद।